बेदर्दी 6। अलार्म की लगातार की आवाज से तंग होकर आखिर विहान उठ बैठता है। सुबह के 7 बज रहे थे। अरे यार, ये अलार्म का टाइम कभी रुक क्यों नहीं जाता। उस अलार्म को बंद करके वह फिर करवट बदल कर सो जाता है। अभी एक आधा मिनट भी नहीं बीता था कि दोबारा बज उठा। अब की बिना देखे वह उसे बंद करने की कोशिश करता है, पर वह बंद नहीं होती। वो समझ गया कि ये दूसरी घड़ी होगी। वह आवाज की दिशा को पहचानते उस दूसरी घड़ी को भी बंद कर देता है। वह उसे बंद करके तकिया से अपना चेहरा ढककर लेटने ही वाला था कि फिर तीसरी अलार्म घड़ी बज उठी। इस बार वह झल्लाया हुआ उठकर बैठ जाता है। पता है, ये काम रंजीत का होगा यार। कल 2 बजे तो सोया था। अब उसके पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। इसके अगले ही पल वो मेंशन के जिम की ओर चल देता है, और जैसा कि उसका अंदाजा सही था, वहां रंजीत उसे बॉडी बिल्डिंग मशीनों के बीच हैवी एक्सरसाइज करता हुआ मिलता है। उस समय उसकी ऊपरी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी, जिसके बीच उसकी देह की मसल्स साफ साफ स्पष्ट थी। विहान उसके आगे आता हुआ तेजी से भुना भुना उठा। न तुझ नींद आती है, न तू दूसरों को सोने देता है। कसम से बेदर्द इंसान है यार। तुझे जिम करना होता है तो मुझे क्यों जगा देता है। रंजीत कुछ नहीं कहता, बस उस हैवी मशीन को अप डाउन करता रहता है। वैसे भी तू क्यों करता है इतनी मेहनत। क्या करेगा ये 6 पैक बॉडी बनाकर। लोग तो 2 वजह से बनाते हैं, या तो किसी से भिड़ना हो या लड़की पटाना हो, पर तेरे साथ तो दोनों पॉसिबल नहीं। फिर क्यों फालतू में खून जलाता रहता है, साथ में मेरा भी जलाता है। विहान अपनी बात कहते कहते उसके पास आ जाता है। इसी बीच रंजीत उसके हाथों में पुली खींचकर पकड़ा देता है। विहान को बोलने में ये ख्याल नहीं रहता कि रंजीत जैसे ही वहां से उठता है, पुली के दबाव से विहान उस मशीन की चेयर पर आ बैठता है। अरे यार, अभी तो नींद भी ठीक से नहीं खुली थी और तूने दिमाग खोल दिया। झक मारे उसे उसका स्टेप पूरा करना पड़ता है। कुछ देर बाद दोनों जब काफी एक्सरसाइज कर चुके तो रास्ट टेबल पर बैठते हैं। विहान तो थका सा लेट जाता है। विहान कहने लगा, वैसे तेरे साथ इस एक्सरसाइज का फायदा तो हुआ है। आजकल क्लब में लड़कियां मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहती है। रंजीत उसकी बात पर सख्ती से कहता है, फालतू बात नहीं, ये बता कि आज की मीटिंग का क्या फाइनल हुआ। मुझे जेनेरिक मेडिसिन की फैक्ट्री जल्दी ही शुरू करनी है। अरे हाँ यार, ये तो मैं बताना ही भूल गया। तू जो चाहता था वो हो गया है। मेरी बात हुई ही कोई मिस्टर चौधरी है, वे हमारे साथ कोलैबोरेशन तो तैयार है, पर बात इस पर अटकी है कि वे फैक्ट्री सीकर में डालना को अग्री है। वहाँ क्यों, मुंबई में क्यों नहीं। अब उनका मैनेजर बता रहा था कि जितना इन्वेस्टमेंट हम यहाँ करेंगे उसके हाफ से कम में भी सीकर में काम हो जाएगा। इससे मुनाफा ज़्यादा होने का चांस रहेगा। वैसे बात तो ठीक ही लगी, लेकिन हमने अभी शहर से बाहर कहीं फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। क्या पता कैसी जगह हो। लैब मुंबई में और फैक्ट्री राजस्थान में। डील होल्ड पर डाल दो। अरे मेरे भाई रुक तो ज़रा, आज बात करते हैं फिर सोच लेना। तुझे पता है मैं दूसरों की शर्तों पर काम नहीं करता। एक बार मीटिंग तो कर लेते हैं। वैसे भी ये चौधरी अजब इंसान है। ऑफिशियल मीटिंग पता है कहाँ रखी है। रंजीत प्रश्नात्मक नज़र से देखता है। शूटिंग रेंज में आज शाम को। ठीक है, देखते हैं इस शख्स का निशाना कितना अचूक साबित होता है। रंजीत सख्ती से कहता हुआ अब वहां से जाने लगता है। यार मैं नहीं जा रहा सुबह सुबह मैडम से डांट खाने। क्यों डांटेंगी, अभी तो कोई गलती नहीं की। गलती तो हमसे हो गई भाई, जो इस ऑफिस में काम कर लिया उन्हें तो हर बात कर डांटना होता है। अभी देखा है मिस्टर तारिक मुंह लटकाए मैडम के केबिन से निकले हैं। तू जा, मैं नहीं जा रहा अभी। ये फाइल तो तुमसे मंगाई है न, अब मैं लेकर गया तो शर्तिया डांट खाऊंगा। वे दोनों अमारा के बारे में बात कर रहे थे। उसके रूखे और सख्त तेवर से सभी परेशान रहते थे। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो। अनिरुद्ध सर। वे दोनों एक साथ बुरी तरह चौंक उठे। अनिरुद्ध हमारा के ऑफिस का हेड मैनेजर था। मेरे ख्याल से तुम्हें फाइल लेने भेजा था, तो अब तक पहुँचे क्यों नहीं। दोनों फिर बुरी तरह हचकचा गए। अब कैसे कहते कि वे अमारा का खराब मूड पहले ही भांप चुके थे, इससे वे उसके सामने जाने से अभी बच रहे थे। उनको इस तरह चुप देख अनिरुद्ध आगे बढ़कर उनके हाथों से फाइल लेता हुआ बोला, लाओ फाइल, मैं पहुंचा देता हूँ।
ये सुनते दोनों झट से फाइल उसकी ओर बढ़ा देते हैं। अमारा अपने केबिन में बैठे बेहद रुखाई से मोबाइल पर कह रही थी, सो वॉट के क्या हुआ जो मैंने पहले हाँ बोला और अब क्यों न बोल रही हूँ। उस पार उसका मंगेतर और शहर का बड़ा बिजनेसमैन कुणाल कोठारी था जिसे सभी के बुलाते थे। वो बेहद नरमी से कह रहा था, सुनो न अमारा, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से तुम्हारा आना बता दिया और अब तुम ही नहीं आओगी तो क्या कहूँगा मैं तुमसे। बोल देना। अमारा का मूड बदल गया। यार ऐसे मत बोलो, मैं सबको बोल चुका हूँ, और वैसे भी मैंने तुमसे पूछकर पार्टी रखी थी, फिर अब क्यों माना कर रही हो। यहाँ सब हमारी शादी पर बात करना चाहते हैं और तुम हो कि मिलने तक का टाइम नहीं देती। हमारी मंगनी को 6 महीने हो रहे हैं, अब तो शादी की डेट फाइनल करने का मूड ही बना लो। मैंने बोला ना, मेरा मूड बदल गया, आज पार्टी जाने का मेरा मूड नहीं, मेरा कुछ और प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मेरा मूड मेरा प्रोग्राम, और जब मन होगा तब आ जाऊंगी, बाय। उस पार कुणाल अपनी बात कहता रह गया पर अमारा ने कुछ नहीं सुना। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा होता है। बोलो अनिरुद्ध, ये रेड्डी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देने आया था। ये सुनते अमारा अपनी एजी चेयर पर पीठ टिकाती हुई उसे ध्यान से देखती है। ऐसा करते उसकी उंगलियां लगातार पेंसिल से खेल रही थी। मिस्टर अनिरुद्ध, आपको कितना टाइम हो गया इस ऑफिस में काम करते? ऑफिस में 5 साल और आपके साथ 3 साल। इस पर वह भान उठाए उसे गौर से देखती है। अनिरुद्ध सुगठित शरीर का एक स्मार्ट मैनेजर था। वह अमारा के पिता का पीए का बेटा था और उन्हीं के संरक्षण में काम करता था, पर जब अमारा ने ऑफिस संभाला तब से वह उसके साथ काम कर रहा था। अमारा जितनी गुस्सेल और तेवर वाली समझी जाती थी, उसके बीच अनिरुद्ध शांत व सुलझा हुआ नौजवान था। उसके जवाब पर वह और सख्ती से कहने लगी, तो पता होना चाहिए कि जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। ये फाइल लाने का काम आपका नहीं। मैम, मैं तो कोटेशन लेकर आ रहा था, फिर सोचा फाइल में ही लेता चलूं ताकि बार बार आपको कोई डिस्टर्ब न करे। अमारा के नाराजगी भरे स्वर पर वह मुस्कान के साथ अपनी बात कहता है। इस पर अमारा अब टेबल की ओर झुकती हुई कहने लगी, ओके, तो बिना एक्स्ट्रा बोले मुझे कोटेशन बताओ। इस बार भी गवर्नमेंट का टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, इस बार तो न्यू टेस्टेड मेडिसिन भी इंक्लूड है। अगर ये टेंडर पास हो गया तो हम कंफर्म गवर्नमेंट टेंडर होल्डर बन जाएंगे। ओके पढ़ो। अमारा अब कुर्सी पर गर्दन टिकाए उसकी सुन रही वही अमारा के सामने बैठा अनिरुद्ध अपनी बात कहता कहता एक भरपूर प्यारी नज़र उसके चेहरे पर डालता है, जो आम लोगों के लिए घमंडी लड़की का चेहरा होगा, पर उसके लिए तो वो कुछ और ही था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।